माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पेसिफिक एजुकेशन। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया डिजिटल ऑनलाइन एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं एक टारगेट बैच स्टार्ट करने जा रहा हूं जो कि बिहार दरोगा, बिहार एसआई के लिए होगा। और इस बैच में हम उन सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स को पढ़ाने वाले हैं जिस टॉपिक से बिहार दरोगा में क्वेश्चंस आते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला ही टॉपिक जो होगा वो होगा सैंधव सभ्यता। उससे पहले आप समझ लें, ये जो बैच है ये एक टारगेट बैच है और ये बैच स्पेशली है बिहार एसआई के लिए, बिहार सब इंस्पेक्टर यानी बिहार दरोगा के लिए। और इस बैच में हम उन सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स को पढ़ेंगे जिससे कि बिहार दरोगा में क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला ही टॉपिक आज है सैंधव सभ्यता। दोस्तों, सैंधव सभ्यता को नॉर्मली हम या आप ऐसे बोल सकते हैं, सैंधव सभ्यता को 3 नामों से जाना जाता है। तो सैंधव सभ्यता को 3 नामों से जाना जाता है, वो क्या क्या है? तो सैंधव सभ्यता को सिंध सभ्यता कहा जाता है, सिंध सभ्यता कहा जाता है। दूसरा, सैंधव सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है, सिंधु घाटी की सभ्यता। इसके अलावा सैंधव सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे, जो सैंधव सभ्यता है इसको 3 नामों से जाना जाता है। सैंधव सभ्यता को सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। तो आपका पहला ही पॉइंट होगा हड़प्पा सभ्यता की खोज जो थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी? दयाराम साहनी की थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया था। इसके अगला नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चंस बनेंगे तो वो कहाँ से बनेंगे? जो हड़प्पा सभ्यता जो है इसके बारे में हम डिटेल में थोड़ी बहुत जानेंगे जिससे कि क्वेश्चंस आते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की अगर बात करेंगे तो हड़प्पा कहाँ है? तो मैं हड़प्पा के बारे में आपको बताना चाहूँगा। जो हड़प्पा जो है ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। अगर आप प्रेजेंट में बात करेंगे कि ये मोंटगोमरी जिला कहाँ है, तो वर्तमान में इस मोंटगोमरी जिले को साहिवाल जिले के नाम से आप जानते होंगे। यानी वर्तमान में जिसे आप साहिवाल जिले के नाम से जानते हैं, वहीं पे हड़प्पा स्थित है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हड़प्पा कहाँ स्थित है, तो आपका आंसर होना चाहिए जो हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में स्थित है, जो कि वर्तमान में साहिवाल जिला के नाम से है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया जाएगा और आपसे अगर ये पूछा जाएगा कि मोहनजोदाड़ो कहाँ है, तो मोहनजोदाड़ो स्थित है। तो आप लिख लेंगे मोहनजोदड़ो जो स्थित है, मोहनजोदड़ो सिंध के लड़काना जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंध के लड़काना जिले में स्थित है। हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में स्थित है, जो वर्तमान में साहिवाल है। मोंटगोमरी वर्तमान में जिसे आप साहिवाल जिला के नाम से जानते हैं, और मोहनजोदड़ो जो है ये सिंध के लड़काना जिले में स्थित है। इस डिफरेंस को आप समझिए। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। आप सभी से एक और रिक्वेस्ट है कि आप इन सारी चीज़ों को नोट करते जाए, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहद और बेनिफिशियल होगा कि जब आपका एग्ज़ाम के 1 मंथ बचेंगे तो उस टाइम आए आप इस नोट्स को रिवाइज कर लेंगे तो काफ़ी हद तक आपकी हेल्प होगी। आगे समझते हैं कि अगर हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा कहाँ स्थित है। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा जो है, हड़प्पा ये रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। और अगर आप बात करते हैं मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी किनारे स्थित है।
मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। आप इसे नोट कर ले, जो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है, जबकि मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। सर्वप्रथम जो सिंधु सभ्यता का नाम दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था? अगर क्वेश्चन ये आता है तो सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता का नाम, सभ्यता नाम जो दिया गया सिंधु सभ्यता का नाम, ये जॉन मार्शल के द्वारा दिया गया था। मार्शल के द्वारा दिया गया था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता नाम किसके द्वारा दिया गया था, तो सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता का नाम जॉन मार्शल के द्वारा दिया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद समझते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज रेडियोकार्बन पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता को 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई। रेडियोकार्बन C14 एक सिस्टमेटिक एक पद्धति होती है, सिस्टम होती है, जिसके तहत हम इतिहास में घटित कोई भी एविडेंसेस जो हमको मिलते हैं उसके बारे में हम पता लगाते हैं कि यह जो सभ्यता थी ये कितने से कितने ईसा पूर्व या कितने से कितने ईस्वी के बीच हुआ होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए तो जो हड़प्पा सभ्यता है इसको C14 रेडियोकार्बन C14 की पद्धति से हड़प्पा सभ्यता की तिथि, जो हड़प्पा है इसकी तिथि जो निर्धारित की गई, वो तिथि इसकी निर्धारित की गई कि हड़प्पा सभ्यता माना गया 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, जो हड़प्पा सभ्यता की जो पता किया गया कि यह कितने से कितने ईसा पूर्व की बात है, तो इसके बारे में पता चला रेडियोकार्बन C14 पद्धति से कि यह 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक के काल का रहा होगा। आगे इससे महत्वपूर्ण बात यह जाने कि जो हड़प्पा सभ्यता है यह किस सभ्यता के समकालीन थे। तो हड़प्पा सभ्यता की अगर समकालीन की बात आप करेंगे तो हड़प्पा सभ्यता समकालीन थे मेसोपोटामिया तथा मिस्र की सभ्यताओं की। यह समकालीन था मेसोपोटामिया तथा मिस्र की सभ्यताओं। जो हड़प्पा सभ्यता थी ये समकालीन थे मेसोपोटामिया तथा मिस्र की सभ्यता की। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और समझते हैं दोस्तों, अगर इस सभ्यता के अवशेष की बात करें तो इस सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता का जो अवशेष है वो अवशेष हमें पाकिस्तान और भारत दो जगह से मिलते हैं। तो इसके अवशेष के बारे में आप लिख लेंगे। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, इन सारी जगहों से हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं, एविडेंसेस मिले हैं। और अगर आप भारत की बात करेंगे तो भारत में पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी महाराष्ट्र, इन सारे भाग से हमें हड़प्पा सभ्यता के कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो आप याद रखेंगे, जो हड़प्पा सभ्यता के अवशेष जो हमें पाकिस्तान से, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान से मिले हैं, और भारत में पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पश्चिमी महाराष्ट्र से अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता, यानी जो हड़प्पा सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता थी, इसका आकार कैसा था, तो दोस्तों इसका आकार त्रिभुजाकार था। आकार जो था इसका आकार त्रिभुजाकार था।
और हड़प्पा सभ्यता से हमें जो भी साक्ष्य मिला है, उस साक्ष्य से हमें पता चलता है कि मोहनजोदड़ो की जो संख्या थी, मोहनजोदड़ो की संख्या एक मिश्रित प्रजाति की थी। मोहनजोदड़ो की संख्या एक मिश्रित प्रजाति, जैसा कि मैंने कहा आपको कि यहाँ से हमें जो भी साक्ष्य मिला है, इन साक्ष्यों से हमें कुछ चीज़ें पता चला है। इसमें हमें ये पता चला कि मोहनजोदड़ो की जनसंख्या जो थी एक मिश्रित प्रजाति की जनसंख्या थी, जिसमें कम से कम 4 प्रजाति थे। उस 4 प्रजाति को अगर आप जानना चाहेंगे तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड यानी काकेशियन, दूसरा भूमध्य सागरीय, तीसरा अल्पाइन और चौथा मंगोलायड। दोस्तों मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि मोहनजोदड़ो से हमें जनसंख्या के मिश्रित प्रजाति की पता चलता है, जिसमें कि मेनली हमको 4 प्रजातियों के बारे में पता चलता है। तो उस 4 प्रजातियों के नाम आप फिर से सुन लें: ऑस्ट्रेलाइड, काकेशियन, भूमध्य सागरीय, अल्पाइन और मंगोलाइड। और अगर इसमें से इम्पोर्टेंट पूछा जाए तो इसमें से इम्पोर्टेंट ये है कि मोहनजोदड़ो के निवासी अधिकांशतः, मोहनजोदड़ो के जो निवासी थे, मोहनजोदड़ो के अधिकांश निवासी भूमध्य सागरीय थे। तो जैसा कि मैंने बताया, जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है, उन साक्ष्य से हमें ये पता चला कि मोहनजोदड़ो की जनसंख्या जो थी वो एक मिश्रित प्रजाति की थी, जिसमें हमें कम से कम 4 प्रजाति मिली थी: काकेशियन, भूमध्य सागरीय, अल्पाइन और मंगोलायड, जिसमें से अधिकांशतः प्रजाति थे वो भूमध्य सागरीय थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता के 3 केंद्रीय नगर हुआ करते थे। हड़प्पा सभ्यता के 3 केंद्रीय नगर हुआ करते थे। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख 3 नगर। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख 3 नगरें कौन कौन थी? प्रमुख 3 नगर में आप जानेंगे, पहला तो था हड़प्पा, दूसरे नगर जो था वो उसका नाम था मोहनजोदड़ो, और तीसरे जो नगर थे वो तीसरे नगर था धौलावीरा। हड़प्पा सभ्यता के ये 3 प्रमुख नगर थे जो कि उस टाइम की सबसे बड़ी बस्तियां हुआ करती थी: हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और धौलावीरा। आगे समझते हैं हम लोग दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात, और वह यह है कि हड़प्पा के टीले या जो इसका ध्वंस अवशेष थे, जिसकी सर्वप्रथम जानकारी 1826 में चार्ल्स मेसन ने दी थी। यानी अगर से पूछा जाए कि हड़प्पा के टीले के बारे में सर्वप्रथम जानकारी, तो हड़प्पा टीले के बारे में सर्वप्रथम जानकारी जो हमें दिया गया था, वो सर्वप्रथम जानकारी हमें किन से मिली थी? सर्वप्रथम जानकारी हमें मिली थी चार्ल्स मेसन से। आगे बढ़ते हो दोस्तों, आगे समझते हैं। हड़प्पा से प्राप्त हमें 2 टीला मिला था। हड़प्पा से हमें 2 टीले प्राप्त हुए से, जिसमें कि पूर्वी टीले को नगर तथा पश्चिमी टीले को दुर्ग कहा गया। हड़प्पा से हमें 2 महत्वपूर्ण टीले प्राप्त हुए थे, यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि हड़प्पा से प्राप्त जो 2 टीले प्राप्त हुए थे, उस टीले में पूर्वी के टीले को, हड़प्पा से प्राप्त पूर्वी टीले थे, उस पूर्वी टीले को नगर कहा गया, और जो पश्चिमी टीले थे, उस पश्चिमी टीले को दुर्ग कहा गया। ध्यान रखेंगे आप कि हड़प्पा से जो हमें 2 टीले प्राप्त हुए थे, उसमें पूर्वी टीले को नगर कहा गया था तथा पश्चिमी टीले को दुर्ग कहा गया था। इसके अलावा आप याद रखेंगे, यहाँ से हड़प्पा से हमें 6 कक्षों की 2 पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कक्षा वाले एक अन्नागार प्राप्त हुआ था। अन्नागार के अवशेष प्राप्त हुए थे। तो इतना इम्पोर्टेंट है कि हमें हड़प्पा से ही क्या प्राप्त हुए थे? अन्नागार प्राप्त हुए थे। अन्नागार के अवशेष प्राप्त हुए थे। और ये अन्नागार कैसा था? तो यहाँ से ये 6 की कक्षों में 2 पंक्तियों में कुल 12 कक्षे वाली एक बहुत बड़ी अन्नागार मिला था। इसके अलावा यहाँ से और भी कुछ महत्वपूर्ण स्रोत हमें या कुछ महत्वपूर्ण एविडेंसेज का पता चला।
वो यह था कि यहाँ से हमें बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र प्राप्त हुआ, बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र प्राप्त हुआ। इसके अलावा शंख का बना बैल प्राप्त हुआ। याद रखेंगे, इसके अलावा शंख का बना बैल प्राप्त हुआ। इसके अलावा स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, इसका भी साक्ष्य मिला। दोस्तों, यहाँ जो आप देख रहे हैं स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, इसका सेंस ये जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो स्त्री को यानी महिला को उर्वरता की देवी मानते थे, उन्हें पूजा करते थे। और वहीं इसीलिए ऐसा वहाँ से साक्ष्य मिला जिसमें ये दिखाया जा रहा था कि एक स्त्री के गर्भ से एक पौधा खिला जा रहा है, यानी यहाँ पे जो स्त्री थी उस स्त्रियों को यहाँ पे देवी माना जाता था। इसके अलावा हमें यहाँ से क्या प्राप्त हुए, तो यहाँ से ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे मिले, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे मिले। इसके अलावा गेहूं तथा जौ दाने, यहाँ से हमें गेहूं तथा जौ के दाने का भी अवशेष प्राप्त हुआ, जौ के दाने का भी अवशेष प्राप्त हुआ। दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं। दोस्तों, आप याद रखेंगे सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा गया। तो एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं कि मृतकों का टीला किस सभ्यता को कहा जाता है। तो मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो के यानी सिंधु सभ्यता के मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। तो आप याद रखेंगे जो मोहनजोदड़ो जो है उसका सिंधी भाषा में शाब्दिक अर्थ ही है मृतकों का टीला। अब याद रखेंगे मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा गया है। दोस्तों, जो मोहनजोदड़ो है ये कहाँ स्थित है, तो मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। यानी आप याद रखेंगे जो मोहनजोदड़ो जो है ये सिंध प्रांत के लड़काना जिले में है, सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर, सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। इसकी खोज किसने की थी, सर्वप्रथम इसका खोज राखालदास बनर्जी ने की थी, राखालदास बनर्जी। मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने की थी, कब की थी, 1922 ईस्वी में की थी। मोहनजोदड़ो से हमें एक बृहद स्नानागार के बारे में पता चलता है, मोहनजोदड़ो से हमें एक बृहद स्नानागार के बारे में पता चलता है। दोस्तों, याद रखेंगे आप जो मोहनजोदड़ो को शाब्दिक अर्थ में क्या कहा गया, मृतकों का टीला। तो अगर आपसे क्वेश्चंस पूछा जाए कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है तो आपका आंसर होना चाहिए मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो ये सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो का सर्वप्रथम खोज किसने किया, तो मोहनजोदड़ो का सर्वप्रथम खोज राखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया। आगे मैंने ये बताया कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक उल्लेख, और हमको मोहनजोदड़ो से सबसे ज़्यादा जो बड़ी चीज़ मिली वो क्या थी, वहाँ का स्मारक और एक सबसे बड़ी स्नानगार। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से हमें सिंधु सभ्यता में अभिलेख लिखे हुए मुहर सार्वधिक जो मिले वो मोहनजोदड़ो से मिले। तो आप लिख लेंगे सिंधु सभ्यता से अभिलेख युक्त मोहर, यानी सिंधु सभ्यता से अभिलेख युक्त जो मोहर थे उसका सार्वधिक
सर्वाधिक मोहर कहाँ से मिले हमको? तो सर्वाधिक मोहर मोहनजोदड़ो से मिले। इसके अलावा आप याद रखेंगे, मोहनजोदड़ो से हमें एक बृहद स्नानघाट का तो पता चला ही, उसके साथ ही मोहनजोदड़ो से हमें एक और इमारत के बारे में पता चला। मोहनजोदड़ो से हमें एक विशाल अन्नागार का भी साक्ष्य पता चला। तो आप याद रखेंगे, मोहनजोदड़ो से विशाल अन्नागार है, यानी मोहनजोदड़ो से विशाल अन्नागार के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो दोस्तों याद रखेंगे। तो आज की कहानी को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। जब हम अगली क्लास स्टार्ट करेंगे तो फिर यहीं से हम अपनी कहानी आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं अगली क्लास में।